अनिल सर के पास। दुनिया भर के बाजारों के खराब हालात के बावजूद भारतीय बाजारों ने 2022 में किया शानदार प्रदर्शन। अब बड़ा सवाल है कि क्या 2023 भी भारतीय बाजारों के लिए शानदार रहेगा, ग्लोबल मार्केट्स के मुकाबले में बेहतर रहेगा, पैसा बनेगा या फिर रहेंगी मुश्किलें। आइए ये सब कुछ जानने का वक्त है साल की शुरुआत में, और ये सब समझने के लिए बाजार के जाने माने दिग्गज मोतीलाल ओसवाल फाइनेंशियल सर्विसेज के चेयरमैन और को फाउंडर रामदेव अग्रवाल साहब से करते हैं मुलाकात। सर बहुत बहुत स्वागत है आपका स्टूडियो में। और सबसे पहले आपको मोतीलाल ओसवाल की पूरी टीम और आपके लाखों जो निवेशक हैं, इन्वेस्टर्स हैं, जो बड़े प्रसन्न हैं, उनको नए साल की बहुत बहुत शुभकामनाएं सर। अनिल, आपको बहुत बहुत नए साल की बहुत बहुत शुभकामनाएं, और पूरी जी टीम को और पूरे आपके व्यूअर्स को लेट देम हैव अ वंडरफुल ईयर एंड वेरी प्रॉस्परस एंड हेल्दी ईयर। थैंक यू सो मच सर, बहुत बहुत धन्यवाद। और आपका हमेशा गाइडेंस मिलता है हर साल, तो हमारा साल अच्छा ही जाता है, इसलिए हमने कहा कि साल की शुरुआत में आपको स्टूडियो ही बुलाया जाए। सर 2022 से तो कोई किसी तरह की कंप्लेन नहीं ना? इतना मतलब सब कुछ होने के बावजूद हम ठीक ही रहे। रिटर्न थोड़ा कम आया। सिर्फ बाकी यार जितना गंवाया है उतना तो यहाँ पर नहीं हुआ। मतलब यानी यहाँ पर 5% 7% आपने मतलब मार्केट ही नहीं बढ़ा। लेकिन क्या है, आप देखें बाहर देखें जो हालत है, 25-30% 40% बाजार गिर गया, उसके मुकाबले आप 4-5-10% आप ऊपर रहे, ये तो बहुत बड़ा अचीवमेंट है। मेरे ख्याल से आपके 35-40 साल के करियर में आपने पहली बार ऐसा देखा होगा कि ऐसा तो हम पहले ज़्यादा एक आध बार कभी हुआ हो तो नहीं, ऐसा तो हम बाहर वालों से कभी कंपेयर करते नहीं थे। हम अपने में मस्ती थे, हम अपने में मस्त थे। लेकिन ये बहुत कंट्रास्ट है कि भाई मतलब 25 माइनस के सामने आपको 5-7 प्लस मिल रहा है, तो ये बहुत बड़ा आउट परफॉर्मेंस है। और अब ये अगले साल मतलब अब देखिए दुनिया कैसे चलती है, आई डोंट नो कि दुनिया में वापस यहाँ से और मंदी आएगी। मतलब 20-25% गिरने के बाद दूसरा साल जब जनरली ठीक रहता है, ठीक मतलब ठीक, या तो एकदम बाउंस बैक हो जाए। मेरे को लगता है कि ये दुनिया जो है मतलब फ्लैट रहेगी, मतलब इस टाइप का लगता है। मतलब ये सिंक इन होगा कि भाई हो गया अभी करके, क्योंकि वहाँ अभी भी मार्केट कैप टू जीडीपी बहुत ज़्यादा है। जैसे यूएस का मार्केट कैप टू जीडीपी 1.34-1.35 है, जो एवरेज में 80-90% होता है। ऊपर से गिरता है 50%, अभी तो 20% गिरा है। तो जगह है, जगह तो बहुत है। तो उसी कारण से क्या है कि अब ये तो क्या ग्लोबल मैक्रो है, क्या हुआ किसी को नहीं मालूम एक्चुअली ज़्यादा। लेकिन ये सब ऑब्जर्वेशन है, क्या होगा हमको नहीं मालूम। मतलब आप ये कह रहे हैं कि ग्लोबल मार्केट्स के 2023 में झटका खाने की गुंजाइश तो है। हाँ, अच्छा जगह है। अच्छी जगह। व्हेन आई लुक एट मतलब वैल्यूएशन की मार्केट कैप टू जीडीपी एक बड़ा रेशियो होता है, उसमें हम देखते हैं कि अभी भी वो जगह है कि भाई 1.34 जैसे। और अमेरिका विल लीड द पैक। यदि अमेरिकन मार्केट, क्योंकि अमेरिकन मार्केट 17-18 का पी है और कॉर्पोरेट भी काफ़ी मतलब इकोनॉमी बहुत स्ट्रांग है, तो यदि वहाँ पर यदि अभी भी करेक्शन बाकी है होने का बाई चांस, तो फिर बाकी सब दुनिया में भी वही हालत रहने वाला है। तो मुझे लगता है कि ये साल जो है दिस इज द ईयर ऑफ कंसोलिडेशन ग्लोबल मार्केट्स। इंडियन मार्केट में हमारे अर्निंग्स डिसाइड करेंगे क्या होगा। इंडियन मार्केट्स में यदि अगले साल जो पहले 950-1,000 रुपये ईपीएस की बात कर रहे थे निफ्टी में, वो धीरे धीरे कट होना चालू हुआ है। अब 950, 930, 935 की बात कर रहे हैं। यदि उतना भी आ गया तो फिर जितना अर्निंग्स ग्रोथ आएगा उतना आपको चांस है कि भी 10-12% आपको मिलेगा। लेकिन बड़ी तेजी 2023 में नहीं, 10-15% अगर निफ्टी बढ़ गया तो अच्छा है, ऐसा लग रहा है आज की जो माहौल है उसके हिसाब से। लेकिन बहुत कुछ बदल सकता है। जैसे यूक्रेन वार कल लास्ट जब चालू हुआ तो किसी के हॉराइजन में नहीं था कि यूक्रेन वार होगा। आज ये लगता है कि 2-4-5 साल तक चलते ही रहेगा। जो 5-7 दिन की बात थी, अब 5-7 साल की बात कर रहे हैं, तो वो कभी भी बंद हो सकता है। फिर उससे बहुत कुछ माहौल बदलेगा। तो माहौल बदलता था, जैसे माहौल बदलेगा सब ओपिनियन बदलेगा, कमोडिटी प्राइसेस बदलेंगे, मतलब हर चीज़ का दाम बदलेगा, आउटलुक बदलेगा, दुनिया का समझ बदलेगा। तो वो चीज़ काफ़ी इवेंट्स हो सकते हैं। जैसे यूएस में इन्फ्लेशन एकदम से गिर जाए, हाँ, या ये यूक्रेन वार बंद हो जाए, या कोई संधि हो जाए, पीस ट्रीटी हो जाए, चाइना का सब प्रॉब्लम जो सब खत्म हो जाए और वापस 5-6% वो ग्रोथ कर डालें। तो ऐसे बहुत बड़े बड़े इवेंट्स हैं। यदि ऐसा कुछ होता है, और होगा कुछ ना कुछ होगा। इतना सब एक साथ खराब हुआ 22 में, तो मतलब बाय लॉ ऑफ प्रोबेबिलिटी आई वुड बी होपफुल। चलो भाई, अच्छी बात। अच्छा, एक चीज जो शायद अच्छी हो सकती है, क्या चीन की तरफ से
बढ़िया खबरें आ सकती, क्योंकि 2022 में तो दुनिया की ग्रोथ को हमने लीड किया है। 2-3 साल से चीन ठंडा है, अब ओपन अप होने की कोशिश कर रहा है। आपका क्या व्यू बन रहा है, क्या वहां से कुछ बड़ा मिल सकता है ग्लोबल मार्केट्स को? भाई अब 4-5% की ग्रोथ की बात तो कर रहे हैं, वो तो क्या है, उनका तो पूरा कंट्रोल में है ना, तो जितना खर्च करेंगे जैसे करेंगे। लेकिन क्या है, देखिए यदि यूरोप और अमेरिका स्लो रहा तो उसका इफेक्ट चाइना के ऊपर भी पड़ेगा, क्योंकि वो दोनों का मैन्युफैक्चरिंग डेवलप करते हैं। यदि वहाँ डिमांड कम है तो आपको ऑर्डर ही नहीं आएगा ना। सो ऑल द एक्सपोर्टिंग कंट्रीज, जापान, चाइना, इंडिया, कोरिया, सबको तकलीफ होने वाला है। मतलब वो जो उसका स्लो डाउन जो है अमेरिका का और यूरोप का, वो आपको बैक एंड में यहाँ दिखेगा, वो दिख भी रहा है। देखिए आपका एक्सपोर्ट्स भी खत्म हो गए, मतलब लाइक देयर इज नो ग्रोथ, एक्चुअली डिग्रोथ है। तो वहाँ पर ठीक है, इंडिया सेकंड, थर्ड, फोर्थ कंट्री है। चाइना में भी उसका स्लो डाउन आएगा, क्योंकि चाइना डजंट प्रोड्यूस ओनली फॉर देमसेल्व्स, वो सारी दुनिया के लिए प्रोड्यूस करते हैं। करेक्ट। तो अच्छा, दूसरा ये क्या है, सब यदि मानो स्लो डाउन चला ऐसा अगले 12 महीना, तो सारी दुनिया इंडिया के ऊपर डंप करेगी, क्योंकि एक ही ब्राइट स्टार है पूरे वर्ल्ड में, इंडिया। तो इंडिया का अच्छा थोड़ा बड़ा इकोनॉमी, 3 ट्रिलियन 4 ट्रिलियन के आसपास है, तो काफी कंज्यूम भी कर सकती है। एंड आप देख रहे हैं मर्चेंडाइज एक्सपोर्ट्स में गैप कितना बढ़ते जा रहा है, इम्पोर्ट एक्सपोर्ट में। सो आई थिंक एवरीबडी विल ट्राई टू डंप इन इंडिया इफ द बॉर्डर्स, कंजम्पशन यहाँ बेचो, ऐसा कोई भाव से बेचो, कम फैक्ट्री तो चालू रहेगी वहाँ। तो ये माहौल बनने का भी चांस है। सो ये सब बातें ध्यान में रखनी चाहिए। बाकी तो प्रेडिक्ट करना बहुत मुश्किल है, बहुत ज़्यादा अनसर्टेन है। नहीं, बिल्कुल। और आप अगर कह रहे हैं कि प्रेडिक्ट करना मुश्किल है, तो हमें तो कोशिश भी नहीं करनी चाहिए क्योंकि इतने सालों का आपका लंबा गहरा अनुभव है। और सही बात है, मैक्रो फैक्टर्स में बड़ा मुश्किल होता है, इसीलिए शायद आपका फोकस हमेशा कंपनियों पर रहता है कि हाँ, कंपनी क्या कर सकती है, उतना अंदाजा लगाना आसान काम। हाँ, वो बैठ के कंपनी वालों के साथ चाय पियो, कंपनी उनके रिजल्ट देखो। इस बार मेरे लिए सबसे बड़ा चेंज ये रहेगा कि भाई ये जो वेल्थ क्रिएशन स्टडी से सीख के कि भाई हम फ्यूचर के ऊपर 80%, 90% टाइम लगाते हैं। अब जो 80% टाइम लगाने का टाइम आ गया है पास्ट को देखने के लिए। अच्छा, आप कंपनी को अच्छे से समझे। आप यदि कंपनी को समझ लिए, डिसप्रोपोर्शनल टाइम अपने को पास्ट में लगाना चाहिए, वही आपको फ्यूचर का गाइडेंस देगा। ये इंटरेस्टिंग चीज़ है। अगर किसी कंपनी का आपने पास्ट हिस्ट्री, प्रोमोटर्स का बैकग्राउंड, उसका अब तक की यात्रा और कुंडली ढंग से पढ़ ली, तो जैसे आपने अपनी लड़की के लिए शादी करनी है, तो जो लड़का खोजोगे आप, उसका पूरा का पूरा पास देखते हो। ठीक है, फ्यूचर अच्छा है, लड़का IIT IIM अहमदाबाद है, सब अच्छा है, लेकिन पास तो देखोगे ना आप। तो अभी क्या है, बाजार में अभी भी क्या बहुत ज्यादा स्ट्रेस रहता है कि क्या होगा क्या होगा क्या होगा। अरे भाई, क्या किया पीछे तो देखो आप कंपनी वालों को। जिस कंपनी में कॉम्पिटेंस ही नहीं है और बहुत खराब ट्रैक रिकॉर्ड है, नॉट बिकॉज ऑफ द मैनेजमेंट ओनली, बिकॉज ऑफ द बिजनेस ऑल्सो। बिजनेस ही खराब है, अंडरलाइंग बिजनेस में इतना मारा हमारी, पैसा ही नहीं है उसमें, बिजनेस देयर इज नो प्रॉफिट पूल, क्या करोगे उसको आप? करेक्ट। तो यदि वो हिस्ट्री है तो आगे मैं कितना भी प्रोजेक्शन दूं, उसको कोई फायदा नहीं। अल्टीमेटली जो खराब मशीन है, यदि वो पुराना फिएट है, एम्बेसडर है, तो वो टूट ही जाएगा रास्ते में। ठीक बात है। अब इंडिया की बात करते हैं सर, दो चीज़ें खासतौर से इंडिया, एक इकोनॉमी के हिसाब से और एक रिटेल इन्वेस्टर्स जो आए हैं उसके हिसाब से। तो पहले इकोनॉमी की बात कर लेते हैं। 2023 में भी हमारी इकोनॉमी मजबूत ही रहेगी या कुछ बड़ी चुनौतियां हैं इसमें? ऐसा तो कुछ बड़ा, ऐसा फॉर ग्लोबल इस टाइप का जो है, उसमें इंडियन कंजम्पशन इज प्रीडोमिनेंट। अब वो है कि भाई ये मतलब जो मैं सुनाई पड़ता है कि ये सप्लाई साइड इकोनॉमिक्स कर रहे हैं, मतलब जहाँ जहाँ पर तकलीफें हैं, डिमांड, मतलब यहाँ पर डिमांड वाज एक्सेस देन सप्लाई, तो वो आप निकालते जाओ तो आपसे आप इन्फ्लेशन और कम होगा और सिटीजन्स की लाइफ इजी होगी। लेकिन कई सेगमेंट ऐसे हैं जहाँ पर डिमांड रिसेशन है, मतलब आपको सप्लाई पूरा है लेकिन डिमांड नहीं है। तो आप अच्छा, हाई इन्फ्लेशन में होता क्या है कि जितने गरीब लोग होते हैं उनका सबसे ज़्यादा परचेजिंग पावर कम होता है। तो यदि परचेजिंग पावर कम होगा तो डे टू डे लाइफ चलानी है, तो उसमें क्या होता है, जो डिस्क्रिशनरी स्पेंड होता है वो खत्म हो जाता है। एंड वो चीज़ हमको दिख रहा है कि नीचे का अलग जो डिस्क्रिशनरी स्पेंड होता है, चाहे वो मोटरसाइकिल हो या छोटे घर हो, तो सब जितने जो मिडिल टू लोअर मिडिल क्लास वाले जो हैं वो कंजम्पशन बेस को कैसे ये मतलब बढ़ावा देंगे, वो शायद बजट में मालूम पड़ेगा कि भाई वो आर दे लुकिंग एट बिल्डिंग डिमांड फ्रॉम दैट साइड। तो आपको बड़ी उम्मीदें हैं बजट से इस बार? बजट भाई देखिए, बजट एक त्यौहार है, जब आएगा तो देख लेंगे क्या आता है। बाकी तो गेम तो उसके अपने हिसाब से जो रियलिटी में बता रहा हूँ, सरकार ही कर सकते हैं ना कुछ, बाकी तो हम क्या करेंगे उसमें। करेक्ट। अच्छा सर, ये कोविड के बाद से, मार्च अप्रैल 2020 के बाद से रिटेल इन्वेस्टर्स की बड़ी ज़बरदस्त आंधी आई है और मार्केट में, और 2022 में अगर हमने पूरे FIs के तूफान का मुकाबला किया है तो इन्हीं के दम पे है ना। तो अभी तक तो पैसा बन रहा है या बड़ा लगा नहीं इनको, राइट। 2023 में रिटेल बना रहेगा, डटा रहेगा और पैसा लगाएगा,
आपका क्या सेंस मिल रहा है? आपके तो लाखों इन्वेस्टर तो आपके डायरेक्टली है। अभी तक तो ऐसा कोई पैनिक कॉल दिख नहीं रहा है भाई। देखिए, एक डिसअपॉइंटमेंट ये है कि लास्ट ईयर 5% रिटर्न बना है, तो रिटर्न बहुत ज़्यादा नहीं बना लास्ट ईयर। तो अब क्या है कि इस साल खराब नहीं होना चाहिए। 1-2 साल जब खराब, देखिए 5-6% बना मतलब क्या है, आपका फिक्स्ड इनकम के बाद तो बना ना, यदि बाई चांस फिक्स्ड डिपॉजिट में तो भी उतना ही बनता। करेक्ट। लेकिन आज जो है फिक्स्ड डिपॉजिट होगा 7% और आपने दिया 5% यहाँ पर, तो वो एक टेंशन है थोड़ा सा। फिक्स्ड मार्केट इज लुकिंग बेटर, और जिस ढंग से डिपॉजिट ग्रोथ है और लोन डिमांड है, उसके हिसाब से ऐसा लग रहा है कि शायद डिपॉजिट रेट और 50 बेसिस पॉइंट 1-8% बढ़ जाए, है ना। तो उससे क्या हो जाएगा, आपको 8% जैसे मिल जाएगा। तो वो आपका मार्केट का ठीक है, 20 साल का निकालोगे तो 12% मिला है, तो हम वही प्रॉमिस करते थे लोगों को। लेकिन ग्राउंड रियलिटी है कि 12 महीने में आपको 5% मिला है। राइट। तो फिक्स्ड इनकम इज लुकिंग बेटर दैट वे। उसके चलते बाई चांस यदि इंक्रीमेंटल फ्लो में थोड़ा कमी हो जाए और शायद फिक्स्ड इनकम की तरफ लोग चले जाएं, ऐसा भी हो सकता है। थोड़ा सा ऐसा हो सकता है। अब कैसे होगा, मतलब थोड़ा पैसा फिक्स इनकम में वैसे भी, अगर मतलब जिनको रिस्क कम लेनी है तो उनके लिए अच्छा है कि थोड़ा पैसा फिक्स इनकम में डाल ही बीच में एकदम कोलैप्स हो गया था, फिक्स इनकम 4-5% हो गया था और आपका लॉन्ग टर्म ट्रैक रिकॉर्ड 12-15% का था। तो लोग बोले कि भाई चलो हम ऐसे भी अंडर एलोकेटेड हैं इक्विटी में, करेक्ट, लेट्स गो टू इक्विटी करके। तो अभी क्या है, इक्विटी में अच्छा म्यूचुअल फंड सही है, ये जो सब कैंपेन हुआ उससे बहुत बहुत जबरदस्त ढंग से इसका ये हुआ, प्रचार हुआ पूरे इक्विटी एसेट क्लास का, और डिजिटल ऑनबोर्डिंग हो गया। तो ब्रोकर्स ने भी बहुत मेहनत किया है कस्टमर्स लाने के लिए। Correct. आप देखिए ना, टर्नओवर कितना होता है। लास्ट थर्सडे टोटल टर्नओवर वाज 410 लाख करोड़। एब्सोल्युटली, मतलब अपने आप में रिकॉर्ड है। पता नहीं आज कितना होगा, आज फिर बड़ा दिन है। आज हम वही एक रिसर्च कर रहे थे कि 2017 से 2022 में एफएनओ का टर्नओवर कितना 21 गुना बढ़ा है। वही 21 टाइम्स। ये तो मैं हर रोज बिजनेस स्टैंडर्ड में देखते हैं तो मैं कितना होगा करके। तो ये जो है, मतलब हम जब चालू किए तो सिर्फ 200 करोड़ था पर डे सब मिला के, और उसमें 500 ब्रोकर थे। अभी 400 लाख करोड़ हो रहा है और खाली 20-25 ब्रोकर बचे हैं। तो ये जो माहौल बदला है, बाजार बदला है और पार्टिसिपेशन बढ़ रहा है डिजिटल के कारण से, टेक्नोलॉजी के कारण से। T+1 सेटलमेंट, 0 डिफेक्ट, ये तो क्या मतलब कर दी डिजिटल टेक्नोलॉजी ने किया है। ये तो अपने आप में सलाम ठोकने वाली बात है। और अभी इसके आगे क्या होगा? अभी तो आप $3 ट्रिलियन इकोनॉमी में आप 30-35 की बात कर रहे हैं। मतलब यानी जर्नी कंटिन्यूअस है। देखिए, आपका नॉमिनल जीडीपी 10-12% से बढ़ ही रहा है, रुपी इकोनॉमी 12% से बढ़ रहा है, रियल इकोनॉमी 6-7% से बढ़ रहा है। तो ये तो जर्नी मतलब एकदम प्रेडिक्टेड है। नहीं तो फिर ऐसे बिना दिमाग लगाए ढंग से खाली इन्वेस्टेड रहेंगे तो भी पैसा बन जाएगा। एकदम वही, बिना दिमाग लगाए इन्वेस्टेड रहना बहुत जरूरी है। सट्टा करेंगे, मार्केट को टाइम करने की कोशिश करेंगे तो आप साइड में हट जाएंगे, यू नो। क्योंकि जो बड़ा दिन आएगा, जैसे भाई आपने हम बोल रहे हैं कि भाई ये हो जाएगा वो हो जाएगा, लेकिन भाई बाहर नहीं जाने का। हाँ, बातचीत जरूर करने का, अनिल सिंह के साथ बात करें तो ऐसे बात करने का, लेकिन बाकी इन्वेस्टेड 100% रहने का। सो दैट इज अ गेम, यू नो। तो सो क्या है कि ये बाजार में जो है ना, कभी भी कुछ भी हो सकता है। 5% नीचे भी जा सकता है और 5% ऊपर भी जा सकता है, क्योंकि जो इवेंट्स होंगे वो बड़े होंगे। और बाई चांस एफआई का मूड बदल गया, लेट्स डू इमर्जिंग मार्केट्स, एंड फर्स्ट इमर्जिंग मार्केट टू बाय इज इंडिया। तो यदि मान लो 10-20-25 बिलियन डॉलर का इंसेसेंट बाय हो गया, तो $25 बिलियन जितना 2.5 लाख करोड़ में नुकसान नहीं हुआ, उतना 50,000 करोड़ की बाइंग आ जाए तो उससे फायदा हो जाएगा। हाँ, तो मतलब दोनों ही लेने आ जाए। हाँ, रिटेल और वही तो नहीं, रिटेल तो चालू रहेगा। हाँ, थोड़ा कम ज्यादा जितना किया उससे थोड़ा कम हो, लेकिन रिटेल तो चालू रहेगा, प्लस में रहेगा, एंड एफआई भी आएंगे। नहीं सर, रिटेल में एक चीज है, एक तो चलिए हम काफी समय से बात भी करते थे, आप भी कहते थे कि अनिल एक समय वैसा आएगा जब हिंदुस्तान की रिटेल बड़ी सुपर पावर बन के आएंगे मार्केट में। हो ही रहा है, वो हो रहा है। लेकिन बड़े यंगस्टर्स जो 20 से 30 साल की उम्र के लोग हैं, वो बहुत आ रहे हैं और उन्होंने मंदी भी नहीं देखी और अनुभव भी कम है, और उनको लगता है कि ये बढ़िया बिजनेस है, प्रोफेशन अच्छा है, 9 से 3:30 आराम से बैठो, सामने किया ये वो, शाम को फ्री, लाइफ चिल है। उनको क्या सलाह है? देखिए, यदि पैसे बना रहे हो, देखिए बाजार है पैसा बनाने का, एक्साइटमेंट के लिए करना तो बात अलग है। आपको डिजिटल गेम है या वीडियो गेम है तो एक बात अलग है, बट यदि आप पैसे लगा रहे हैं और आपको पैसे कमाने हैं, आप एक्चुअली देखें पैसे कमा रहे कि नहीं। अभी तक तो कमा रहे हैं। नहीं, एक्चुअल कमा रहे तो कमाने दो, जैसे भी कर कमा रहे हैं। अच्छा, कमाना बहुत जरूरी है ना। आप गंवाओ मत। आप ये मत सोचो कि मैं अभी 3 दिन पहले ऐसा गलती हो गया था, इसी कारण मैं गंवा दिया, अब आगे मैं ऐसा करूंगा तो ठीक हो जाएगा। कुछ नहीं होने वाला है। आप नहीं जानते कमाने का तो नहीं जानते आप कमाने का।
जैसे मेरे को सट्टा करना नहीं आता है तो मैं तो करूंगा नहीं कभी। थोड़ा बहुत लगता है मुझे, कॉन्फिडेंस है कि मैं इन्वेस्टिंग कर सकता हूँ, तो मैं इन्वेस्टिंग में रहूंगा। करेक्ट है ना। तो दूसरा क्या है, जो इन्वेस्टिंग किए लोगों ने बहुत खराब इन्वेस्टिंग किए, तो भी 12 नहीं बना होगा तो 10 बना होगा, 8 बना होगा, और हाई ये आपका फिक्स्ड इनकम से अच्छा ही हुआ होगा। करेक्ट। लेकिन आपने यदि स्पेकुलेशन किया तो एक्चुअली आपका नेटवर्थ चला गया। और मेरे पास तो कितने ही केसेस आते हैं। तो ज़्यादातर लोग जो है ना पैसे गंवाते हैं स्पेकुलेशन में, लेकिन एक्साइटमेंट इतना है ना उसका, मजा बहुत आता है, किक बहुत मजा मिलती आता है। अब देखिए 400 लाख करोड़ का आपका स्पेकुलेशन हो रहा है, कोई तो कर ही रहा है। कोई कर रहा है, और कैश में सौदा कितना है, 50,000 करोड़। राइट। पूरा फ्यूचर्स में और स्पेशली ऑप्शंस में बहुत ट्रेड हो रहा है। अच्छा सर, अब ये चूंकि आप कॉन्फिडेंट है इंडियन मार्केट्स को लेकर भी, इंडियन इकोनॉमी को लेकर भी, न सिर्फ 2023 बल्कि आने वाले कई साल हमारे रहेंगे, तो कहाँ तेजी होगी? आपको क्या लगता है, कहाँ फोकस करना चाहिए लोगों को? देखिए जो बिजनेसेस अच्छे करने वाले हैं और उनमें फिर अच्छे बिजनेसमैन, वो कॉम्बिनेशन में देखिए। और थोड़ा जितना लंबा समय का लेंगे तो वैल्यूएशन का इम्पैक्ट कम होगा जी। 10-20 कंपनी 25 कंपनी के आउटलैंडिश वैल्यूएशन उसको आप किनारे रख दीजिए, वो 100 200 150 हमारे समझ के बाहर की बात है, उसको अलग रख दीजिए। बट बाकी आप देखें, जैसे मान लो आपको फाइनेंशियल्स हैं, इंश्योरेंस है, आपका मतलब जितने आपके रेगुलर बिजनेसेस हैं, ऑटोमोबाइल्स हैं, या जहाँ पर भी आपको समझ में आता है, आपको तो 15-20 कंपनी, आप वही मैं बता रहा था कि आप पीछे देखें पीरियड का, जिस कंपनी ने पैसे कमाए, जो कमाऊ कंपनी है, वही आगे भी कमाएंगे। विनर्स के साथ रहो, विनर के साथ रहो। और या फिर कोई नई स्टोरी बन रहा हो, आपको मालूम पड़ी स्पेशली कि भाई यहाँ मैनेजमेंट बदलाव आया है और यहाँ पर से कहानी बदलेगी, और जैसी बदलती कहानी अगेन यू कैन बाय। सो मतलब जैसे वैल्यू माइग्रेशन की जो कंसेप्ट है, जिसमें पुराना बिजनेस मॉडल से बदल के नया बिजनेस मॉडल होता है, उसमें बहुत पैसे बनते हैं। जैसे आईटी है, देखिए आपका सबसे बड़ा सेगमेंट क्या है, फाइनेंशियल्स। फाइनेंशियल्स करीब 1/3 ऑफ द मार्केट है। उसमें बैंक्स आ जाते हैं, आपके इंश्योरेंस आ जाते हैं, ब्रोकरेज, एएमसी, म्यूचुअल फंड सब आ जाता है। वो करीब 33-34-35% है इंडेक्स में, S&P 500 में। तो वो एक सेगमेंट है, वहाँ पर आपको रहना बहुत जरूरी है, बिकॉज बहुत एक्साइटिंग मार्केट है ये। करेक्ट। यहाँ पर लोन ग्रोथ डेंसिटी बहुत कम है, अभी भी लोन का डेंसिटी कम है, तो अभी भी यहाँ पर 10 से 15%, 12% यदि आपका नॉमिनल जीडीपी ग्रोथ होता है तो उतना तो लोन ग्रोथ होगा ही होगा लॉन्ग टर्म में, ये शायद उससे ज़्यादा होगा। ठीक है, अभी 16-17% चल रहा है, बट फर्स्ट ईयर है, आगे जाके थोड़ा मॉडरेट होगा, 12-13%, 14% होगा। तो वहाँ पर जो वेल मैनेज बैंक्स हैं, अब वेल मैनेज बैंक्स में क्या होता है कि हमने पीछे देखना बंद कर दिया है, आगे ये कर डालेंगे, लेकिन पीछे ट्रैक रिकॉर्ड खराब है, तो वी हैव टू बी वेरी केयरफुल कौन ने पीछे अच्छा मैनेज किया है, क्योंकि लेंडिंग करके पैसा वापस लाना वो सबके बस की बात नहीं। उधार देना आसान काम है, वापस बहुत डिफिकल्ट है, 1000 गुना डिफिकल्ट काम है। राइट। तो वो किस बैंक में वो कल्चर है पैसा वापस लेने का, तो वहीं पर अपने को इन्वेस्ट करना चाहिए। बाजार में मिलते हैं ऐसे बैंक्स आर ऑल रिजनेबली प्राइस्ड यहाँ पर। हाँ, सो वो एक बड़ा सेगमेंट है। आपका इंश्योरेंस है, परपेचुअल है इंश्योरेंस, तो मतलब उसके बिना कुछ काम चलना, कोई दूसरा कोई कंसेप्ट ही नहीं। सो वो एक ओके है कि आपका जनरल इंश्योरेंस है, लाइफ इंश्योरेंस है, फिर एसेट मैनेजमेंट कंपनीज है, ब्रोकरेज कंपनीज है। ब्रोकरेज कंपनी बहुत सस्ते मिलती हैं। एक और बायबैक आपका। मैं बोल रहा हूँ कि मतलब आप लगभग हर 2 साल में एक बायबैक तो कर ही रहे हैं आप। वो तो पूरा ही खरीद सकते हैं उसमें। लेकिन क्या है कि वो जो माहौल जो बदलाव आया है, शायद लोगों को समझ में आया कि जो रिटेल का पार्टिसिपेशन जो 20 साल तक नहीं रहा, जो अभी जो नया बदलाव आया है, 40 मिलियन वाला 100 मिलियन हो गया, 100 मिलियन वाला 200 वाला 300, तो ये मतलब कौन जीतेगा कौन हारेगा वो देखना पड़ेगा, क्योंकि डिजिटल ब्रोकर्स और ये सब जितने हैं, देयर लॉट ऑफ मतलब इंटरेस्टिंग डेवलपमेंट्स। लेकिन ये पिट बहुत बड़ा बढ़ते जा रहा है, ये बहुत बड़ा मैदान बनते जा रहा है, और ये और बढ़ेगा मेरे ख्याल से। जब नंबर ऑफ कंपनीज बढ़ेंगी, नंबर ऑफ प्लेयर्स बढ़ेंगे, तो इंटरेक्शन में जो है आपका वॉल्यूम्स भी बढ़ेगा। सो द बिजनेस अपॉर्चुनिटी विल ग्रो। कुछ सेक्टर्स जो है जो ग्लोबल मार्केट से इम्पैक्टेड होते हैं, मेटल हो गया, आईटी हो गया। हाँ, तो आईटी एक है जिसमें देखिए अभी थोड़ा निराश का, एक थोड़ा डिसअपॉइंटिंग मल्टीपल्स हैं। बिजनेस बहुत अच्छा चल रहा है, बिजनेस का ग्रोथ भी शायद ठीक ठाक आएगा, 10-12% जैसे आएगा, लेकिन अब देखिए क्या बाजार में पैसे उतने ही हैं। आपका सबसे बड़ा सेगमेंट है फाइनेंशियल, सेकंड सेगमेंट है आपका आईटी। यदि दोनों के दोनों एक साथ चलने का बहुत मुश्किल है। करेक्ट। तो यदि एक अच्छा चल रहा है, अब देखिए लोग जो है ना इन्फोसिस, टीसीएस बेच के पीएसयू बैंक खरीद रहे हैं, मतलब ये ट्रेड है अभी राइट नाउ, मोस्ट पॉपुलर ट्रेड इज दिस। तो ये जो माहौल है ये बदलेगा भाई। आप जो फाइनेंशियल सेगमेंट में जो बहुत ज़्यादा मतलब एलोकेशन हो गया है, कहीं न कहीं जाके लोग थक जाएंगे, फिर उसके बाद जो है
वो इधर IT आएंगे में वापस आएंगे। क्योंकि आईटी बाय दैट टाइम मतलब हो जाएगा, रीजनेबल हो जाएगा। वो भी गया लाइक लास्ट ईयर 20-25% पूरा इंडेक्स से निकल गया है। तो मेरे को लगता है कि नाउ वहाँ पर माहौल बनेगा कि धीरे धीरे एलोकेट करने का वहाँ पर। सो ऐसा जो है ना, अब आईटी में भी क्या है, बहुत बड़ी कंपनीज है, मिड साइज कंपनीज है और बहुत छोटी कंपनीज है। अभी आपको देखना है कहाँ पर ज़्यादा ग्रोथ का संभावना है और रिजनेबली प्राइस है। सो ऐसा मतलब है ना, इंडिया में मज़ा क्या है कि हर थीम पे आपको स्टॉक्स मिलेगा। ये बात सही और हर साइज का मिलेगा। हाँ, तो थोड़ा मेहनत करना चाहिए और कुछ नहीं। अच्छा, आपने फिक्स इनकम की बात की, इक्विटी तो आपकी ऑल टाइम फेवरेट है। गोल्ड और रियल एस्टेट पे कोई व्यू है इस वक्त आपका? देखिए, रियल एस्टेट सबसे बड़ा सेक्टर है। तो यहाँ पर मतलब मेरे समझ में आता है कि 50,000 लाख करोड़ का रियल एस्टेट सेल्स वाला कंपनी क्यों नहीं बनेगा यहाँ पर। लाख करोड़ की सेल्स वाला? हाँ, डीएलएफ का देखिए आप मतलब मोतीलाल ओसवाल का 5-5.5 हजार करोड़ टर्नओवर सर्विस कंपनी है। डीएलएफ का लास्ट ईयर का सेल्स 6,000 करोड़ है। मतलब क्या है, मतलब कम से कम 25 गुना तो होना चाहिए मोतीलाल ओसवाल से, 10 गुना तो कम से कम बड़ा होना चाहिए डीएलएफ। कितना बड़ा ब्रांड है, जायंटिक है। Correct. तो मेरे को लगता है वहाँ पर बहुत स्कोप है फॉर द कंपनीज विच कैन स्केल अप। अब वो कौन स्केल अप करेगा वो समझना चाहिए, क्या क्या तकलीफें हैं उसमें स्केल अप होने में। इतनी बड़ी कंट्री है, आपका एक लॉ है पूरा है वहाँ तक, 1 इंडिया 1 लॉ वाली बात है। तो यहाँ पर बड़े बड़े रियल एस्टेट कंपनी क्यों नहीं बनने चाहिए? करेक्ट। और गोल्ड पे इन्वेस्टमेंट के एंगल से नहीं, कुछ उसमें प्रोडक्शन नहीं है, उसमें क्या है, कुछ ब्याज भी नहीं मिलता है। कम से कम रियल एस्टेट में ब्याज मिलता है। आप जाके किसी रेंट पे दे सकते 5 लाख रकम है, इसमें तो कुछ नहीं। 10 किलो गोल्ड 10 किलो रहेगा, क्या मतलब इन्फ्लेशन बीटिंग है वो। अच्छा सर, ये नए साल पे आप भी रेजोल्यूशन लेते हैं कि इस साल ये करूंगा वो करूंगा? रोज ही मेरा नया साल है। 365 दिन रेजोल्यूशन पास करते हैं। आज का बताओ आप, पर्सनल प्रोफेशनल क्या रेजोल्यूशन है मतलब 2023 के लिए? नहीं, कोई रेजोल्यूशन नहीं, क्योंकि हमने 1-2 बार ट्राई किया, कुछ होता नहीं। भूलिए 2 दिन के बाद हम रेजोल्यूशन भूल जाते हैं, फॉरगेट अबाउट इम्प्लीमेंटिंग दैट। बिल्कुल ठीक बात है। हाँ। लेकिन ओवरऑल आप ये लोगों को कॉन्फिडेंस देना चाहते हैं कि बने रहें, डटे रहें, चिंता की? हाँ, उसको कोई डाउट ही नहीं। 40 साल से हम डटे हुए हैं, समझे ना। 40 साल अभी और भी एक्चुअल में इंडिया का नेक्स्ट 40 साल का भी स्टोरी इज गोइंग टू बी मोर एक्साइटिंग देन लास्ट 40 इयर्स। दैट इज द ब्यूटी ऑफ दिस कंट्री। एब्सोल्युटली, बिल्कुल सर। बहुत बहुत धन्यवाद रामदेव सर आपका, पूरा बाजार का आउटलुक और इकोनॉमी का आउटलुक हमारे दर्शकों को बताने के लिए, भारत का भी और पूरी दुनिया भर का भी। और एक बार फिर से आपको नए साल की बहुत बहुत शुभकामनाएं सर। थैंक यू सर। तो ये थे रामदेव अग्रवाल सर बताते हुए 2023 के आउटलुक के बारे में। आज के लिए इतना ही, बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार। प्रायोजक पतंजलि हनी, शुद्धता के 100 से अधिक पैरामीटर्स पर खरा और म्यूचुअल फंड सही है। The brokerage you pay today may not seem much, but over time it can amount to a lot. Shunya by Finvicia, a brokerage-free investment platform for all. Intraday or delivery, cash or futures and options, commodities or currency. There's absolutely no brokerage. Shunya by Finvicia, trade commission free. Investments in securities market are subject to market risks. Read all the related documents carefully before investing. च्यवनप्राश के नाम पर विज्ञापनों का प्रोपेगेंडा आपने बहुत देखा है, लेकिन रियल हिस्ट्री यह है कि बूढ़े च्यवन ऋषि इसे खा करके जवान हो गए थे। ऋषियों के ज्ञान व वैज्ञानिक अनुसंधान पर आधारित पतंजलि स्पेशल च्यवनप्राश खाइए। लंबी आयु, ताकत व इम्यूनिटी